किसी ने ज्वाइन नहीं किया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सत्यम, सबको बोलो फटाफट ज्वाइन करें। सर अभी वहां से मीटिंग एंड हुई, आ ही रहा हूँ। कौन सी क्लास चल रही थी इसके पहले? सर कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अच्छा, ट्यूट शीट सबमिट कर दी आपने? सर आज कर देंगे। हाँ देख लो, आज लास्ट डेट है, फिर डिले ना हो। यस सर। वैष्णव गुप्ता, कॉलेज आईडी से ही ज्वाइन करिए। हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, हर्ष, यस सर। कितने दिनों बाद क्लास ज्वाइन की है तुमने? सर एक्चुअली मेरे कमरे में वाईफाई आता नहीं था, कमरे में आइसोलेशन में था सर मैं। तो सर अभी कल वाईफाई पे शिफ्ट हुआ है, तो सर आज से ज्वाइन की क्लास। टेस्ट भी नहीं दिया तुमने? ट्यूट शीट भी जमा नहीं है तुम्हारी? सर एक्चुअली इस कमरे में, मेरे वाले कमरे में बिल्कुल नेटवर्क आता ही नहीं था सर, बहुत कम नेटवर्क आता था सर, इसलिए पूरा काम, मेरे सारी क्लासेस पेंडिंग पड़ी थी। कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता, कशिश, कशिश गुप्ता, यस सर। कॉलेज आईडी से मैंने तुमसे ज्वाइन करने के लिए बोला था। हाँ? सर आ नहीं रहा है कहाँ आ रहा है सर, आप? कुछ और लिख के आ रहा है हाँ, सर। एक मिनट सर, फिर से रिज्वाइन करें। उज्जवल निगम, वैष्णवी,
हर्ष अग्रवाल, सत्यम राय, कॉलेज आईडी से ज्वाइन करो। वैशाली, राय, वैष्णवी, यस सर। कॉलेज आईडी से ज्वाइन करने के लिए बोला है ना, जो कॉलेज आईडी आपको प्रोवाइड की गई है? उज्जवल निगम, हर्ष अग्रवाल, आप भी। हर्ष अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, ठीक श्रीवास्तव, यस सर। कितने दिन बाद क्लास ज्वाइन की तुमने आज? जी सर, टाइम थोड़ा तबीयत खराब थी, फीवर था तो इसलिए। फिर से दोबारा। हमारे दोस्त भी आ गए, ऋतिक प्रकाश। ट्यूब शीट जिनकी भी पेंडिंग है फटाफट जमा कर दीजिए, ठीक है? इस बार जो है जल्दी जल्दी कर देंगे तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन के बगल में मैं भी शो हो रहा हूँ। यस सर। यस सर। So today our topic is SRS, construction of SRS according to the IEEE। IEEE में SRS का क्या कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से SRS आपका वर्क करता है, वो हमें देखना है, वो समझना है, वो पढ़ना है। क्योंकि आगे 5th सेमेस्टर में जब आप समर ट्रेनिंग करके आएंगे, समर ट्रेनिंग करने के बाद जो आप फाइल बनाएंगे उसमें इसका बहुत इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत रिक्वायरमेंट है इसकी, SRS की, ठीक है? सो these are the contents I already told you. SRS main features, main construct, and at the first page after some introductory page जिसमें कि आपका थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका सर्टिफिकेट लगेगा और भी कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म लगेंगे, उसके बाद ये कंटेंट्स आएगा। तो जो भी एसआरएस के पॉइंट्स हैं वो पहले कंटेंट्स में, जैसे आप देख पा रहे हैं कंटेंट्स के हेडिंग के अंदर वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वो सारे कंस्ट्रक्ट आ जाएंगे। जितने भी ये पेज जो मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट बताया, डिक्लेरेशन बताया, सर्टिफिकेट पेज होगा या टेबल ऑफ कंटेंट्स या ओनली कंटेंट्स होंगे, देखिए इनके पेज नंबर अलग हैं। इनका पेज आप ऊपर देख भी पा रहे हैं, एज हियर एट द राइट टॉप कॉर्नर पेज रोमन वाला जो है आपका नंबर लिखा हुआ है, रोमन नंबर, और बाकी इंट्रोडक्शन से 1 2 3 4 पेज नंबर है। तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स which is already a contents of that particular pages or the documents। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उनके पेज नंबर अलग होंगे और जो आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पेज नंबर अलग होंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं, इसमें पेज सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हैं ना, मेरा माउस भी आप देख पा रहे हैं घूम रहा है। यस सर। हाँ, तो कंटेंट्स में जो है, कंटेंट्स अपने आप में सेकंड पेज खुद देखिए रोमन वाला है जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है? उसमें पॉइंट्स आपके हैं इंट्रोडक्शन, फिर पर्पस, पर्पस मींस डॉक्यूमेंट पर्पस, डॉक्यूमेंट पर्पस मींस एसआरएस का जो पर्पस,
Product scope, whatever product is made or developed or delivered to the user, that's scope. Intended audience and document overview. Intended audience का मतलब your user where it is developer, designer, analyst और your end user और actual user, कोई भी हो उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन रहता है, उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, जितने भी डॉक्यूमेंट अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे उन सबका ओवरव्यू होगा। हम आपको एक एग्जाम्पल भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर डेफिनेशन, acronyms and abbreviations whatever used must be clearly described. Document conventions, some conventions are also used, it is also mentioned in the introduction part. Reference and acknowledgement, I already told you references and acknowledgement is also included in context of introduction. ये सब एक पेज में आपका हो जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन की जो पहली हेडिंग है उसके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 सेक्शंस हैं। इनको आप सेक्शंस कह सकते हैं कि फर्स्ट का ये पहला सेक्शन है, फिर सेकंड का ये फर्स्ट का ही सेकंड सेक्शन है, फर्स्ट का ही थर्ड सेक्शन है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट ओवरव्यू, प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, design and implementation constraints, assumptions and dependencies। ये सेकेंड पॉइंट का फर्दर ये वर्जन्स हैं या इनके पॉइंट्स हैं या इनके सेक्शंस हैं। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 these are the separate sections। थर्ड है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जिसमें आपका एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, इंटरनल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रहेगा, जिसको हम लोग समटाइम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी कहते हैं कहीं ना कहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, व्हाटएवर फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी यूज्ड, शुड बी मेंशन्ड देयर। यूज केस मॉडल, यूज केस मॉडल और साथ ही साथ जो इसमें छूट भी गए हैं जैसे ईआर डायग्राम हो गया, डीएफडी हो गया, ये सब भी इसमें मेंशन होता है। साथ ही साथ डिजाइन स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, प्रपोज्ड मॉड्यूल्स, ये सब रहता है। वैसे भी जहां यूज केस मॉडल उन्होंने कह दिया है, यूज केस में आप सारे प्रोसेसेस बनाते हैं और उसमें एक्टर्स होते हैं, वो आपके यूजर्स होते हैं। जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंक्लूड हो जाएगा। कोई भी डायग्राम विदाउट इंट्रोडक्शन एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन should not be treated as complete document। जो भी हमने डायग्राम आपको बनाया लाइब्रेरी में या किसी का हॉस्पिटल का, जिसमें भी हमने डील किया, whether it is ER मॉडल, DFD या यूज केस मॉडल, आज हम उसमें ट्यूट में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे यूज केस मॉडल की। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, इट मस्ट बी सपोर्टेड विद डिस्क्रिप्शन। कि जो भी आपने डायग्राम बनाए हैं वो डिस्क्रिप्शन इसको हो, साथ ही साथ उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जितना भी है, चाहे वो ईआर डायग्राम हो, डीएफडी हो या यूज केस हो, ये किसी न किसी टेबल्स में, वर्किंग मॉडल में रिप्रेजेंट होंगे या मॉड्यूल का एक नाम खुद होंगे। फोर्थ है अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, आपका एसईआई सीएमएम है, कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, शेड्यूलिंग है। ये सारे जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। अदर रिक्वायरमेंट्स में स्टाफिंग पैटर्न आपका हो गया, साइज एस्टिमेशन टेक्निक्स हो गई, ये सब भी इंक्लूड रहता है। अभी ये डिफरेंट हेड्स में आएगा। और उसके बाद अपेंडिसेस में अपेंडिक्स जो भी लगेगी, अपेंडिक्स क्या क्या आपने यूज किए हुए हैं, जिसमें डेटा एक डिक्शनरी आपकी पूरी लगी होगी, डेटा डिक्शनरी में डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, ग्लोसरी रहेगी आपकी, या फर्दर मीनिंग्स या एब्रिविएशंस आपने यूज किए हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन रहेगा। एंड लास्ट में जैसे अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, जो भी आपको फॉर्मेट लगाने वो इनको लगा सकते हैं। ठीक है, now come to the one by one।
First one is introduction. Everyone is able to see the जो भी नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ देख पा रहे हैं क्लियरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. फर्स्ट में देखिए जो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, टू डू। टू डू का मतलब प्लीज प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्कशन टू योर प्रोजेक्ट एंड ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट द रीडर विल फाइंड इन दिस सेक्शन। मीन जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली यहाँ मेंशन होना चाहिए। And the document purpose that identify the product whose software requirement are specified in this यानी इस SRS document में, including the revision or release number. Sometimes we release the software in the versions या module wise। तो मॉड्यूल वाइज जो भी हम भेजते हैं उनका भी एक नंबर होता है। जैसे आपने अभी भी एक चीज ऑब्जर्व की होगी प्रैक्टिकली कि हमने आपको टाइम टेबल दिया और जब से टाइम टेबल आप दिया और आज तक कम से कम नहीं तो उसके 4 से 5 आपके मॉडिफिकेशंस आए होंगे। कहीं किसी सब्जेक्ट टीचर का नाम होगा, कहीं कोई सब्जेक्ट इधर से उधर हुआ होगा, कोई क्लास इधर से उधर हुई होगी, हुई है कि नहीं हुई है? तो जितने भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं उनका नंबर रहता है, उनका नंबर रहता है, उनका मॉडिफिकेशन नंबर रहता है। रिलीज नंबर का मतलब उनका मॉडिफिकेशन नंबर या वर्जन नंबर रहता है कि फर्दर जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आया और हमने उसको कॉपी किया तो प्रीवियस वाले के ऊपर ये ओवरलोड हो जाएगा, यानी उसको हटा करके ये वाली कॉपी आपकी लास्ट वाली लेटेस्ट वाली ही इनकॉर्पोरेट होगी, एप्लीकेबल होगी। इसलिए वो नंबर जरूर हमें पता होना चाहिए, वो नंबर जरूर पता कर करके आप उसको अकॉर्डिंग मेंशन करें, जिससे कि क्लियरली पता चले कि इस वर्जन तक काम हो चुका है और इतने नंबर ऑफ टाइम इटरेशंस हैज बीन परफॉर्म्ड। It also describes the scope of product that is covered by the SRS. Particularly, the SRS describe only part of system or a single system. So this include 1 to 2 paragraph describing the purpose of the SRS document. ये आपको लिखना होता है क्लियर। फिर सेकेंड है प्रोडक्ट स्कोप। Provide a short description of the software being specified and its purpose, including relevant benefits, objective and goals. तो जो भी आपने एक इंट्रोडक्शन लिया है, अल्टरनेटिव मेथड जो चूज किया है उसके सपोर्ट में कि क्या उसके रेलिवेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, गोल क्या होंगे, इनको भी लिखना है। और ये भी क्लियरली देखिए नीचे मेंशन है 1 to 2 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द स्कोप ऑफ प्रोडक्ट। मेक श्योर टू डिस्क्राइब द बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके लिए सिनॉप्सिस की गाइडलाइन की तरह होगा फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है, 2-3 महीने बाद ही आपको ये रिपोर्ट बनाना शुरू करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी, प्रोडक्ट स्कोप के बारे में भी आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखना होगा। इंटेंडेड ऑडियंस एंड डॉक्यूमेंट ओवरव्यू एज मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्ट डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रीडर या यूजर दैट द डॉक्यूमेंट इज इंटेंडेड फॉर, सच एज डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग स्टाफ, यूजर्स, यूजर मतलब एंड यूजर, टेस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट राइटर इटसेल्फ, जिसने ये एसआरएस लिखा है वो भी अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करे, इंक्लूड करे, जिससे कि वो भी एड्रेस अपने आप को कर पाए। इन योर केस इट वुड प्रेफरेबली बाय द क्लाइंट एंड द प्रोफेसर या डेवलपर, जहां की हम बात करते हैं। हमारे तो क्लाइंट और जो यूजर है वही होता है, ठीक है, क्लाइंट यूजर है और डेवलपर है, दो ही होते हैं। This describe what the rest of this SRS contains and how it organized. This suggests a sequence for reading the document, beginning with the overview sections and proceeding through the sections that are most pertinent to each reader type. That why I already said to you, introduce all users.
कोई भी यूजर हो वो बचे नहीं, वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें, तो सबके टास्क भी यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका डॉक्यूमेंट में कवर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की जो लेंथ भी बढ़ जाएगी। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे वैसे 1 to 2 पैराग्राफ है या किसी का 1 पैराग्राफ है, इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए राइटर की डिस्क्रिशनरी पावर ये उस पर छोड़ दिया गया। Definition, acronyms and abbreviations. This defines all the terms necessary to properly interpret the SRS, including acronyms and abbreviations. You may wish to build a separate glossary that spans multiple projects or the entire organization, and also include terms specific to single project in each SRS. ठीक, क्या करना है इसमें? इसमें आपको प्रोवाइड करना है अ लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स यूज्ड इन दिस डॉक्यूमेंट सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहीं आपने कोई शॉर्ट टर्म यूज किया, कहीं कोई टर्म यूज किया, कोई एब्रिविएशन यूज किया, उनका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ होना चाहिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने लिखा मॉड्यूल का कोई नाम लिखा है, सपोज करिए ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजेक्शन तो अपने आप में एक वर्ड है, या कुछ लोग ट्रांस लिख देंगे, या बिल का मॉड्यूल बनाया तो सिर्फ बिल लिख दिया, ठीक है। कहीं रिपोर्ट का प्रिंटिंग का मॉड्यूल बनाया तो वहां से प्रिंट लिख दिया। लेकिन आपको इन्हीं सब टर्म को यूज करके डेटा डिक्शनरी जो बाद में डेवलप होती है, इनको सबको एक्सप्लेन करना है, इन टर्म को एक्सप्लेन करना है, ठीक। या कोई ऐसा टर्म जो फर्दर किसी टेबल का एक कॉलम है उसको भी एक्सप्लेन कर देना। जैसे हमने क्वांटिटी की जगह QTY लिख दिया हुआ है, तो QTY लिखा हुआ है, इट शुड बी एक्सप्लेन। QTY कई तरह की हो सकती है, जैसे QTY इनवर्ड, अगर आप सपोज करिए ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं और आप पहले खुद से गुड्स कहीं से मंगवाते हैं और उसके बाद फिर उसको डिलीवर करते हैं, तो एक QTY इन जो कि आपके पास आई है और एक QTY आउट जो आपने सेल की हुई है, दोनों ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, दोनों पे ही आपका कमांड होना चाहिए, दोनों ही मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ आई है और कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे गई हुई है, दोनों ही आप क्लियरली उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट कन्वेंशन में, डॉक्यूमेंट कन्वेंशन इन दिस the main follows the IEEE formatting requirement। जो फॉन्ट साइज आपका होगा ये एरियल होगा, 11 to 12 टाइम्स न्यू रोमन, या आजकल जो नया चला हुआ है कंसोलस, कंसोलस बहुत ही अच्छा देखने में और उसका जो अपीयरेंस है वो भी बहुत अच्छा है। इधर भी हमने आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसका फॉर्मेट कंसोलस में ही है, ठीक है। फिर से टाइम्स न्यू रोमन और एरियल हम लोगों ने यूज किया है, या कहीं कहीं कुछ लोग बुक एंटिका भी यूज करते हैं। बस टाइम्स न्यू रोमन बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना है, और कंसोलस एकदम नया है, बहुत सारे लोग उसी में ही अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं नाउअडेज, ठीक है। दिस यूज समटाइम्स रिक्वायर्ड इटैलिक्स फॉर कमेंट्स। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शुड बी सिंगल स्पेस and maintain the one margin found in the template or as per your requirement। जहां आपको कहीं नंबरिंग देनी, कहीं कोई पैराग्राफ बनाना, उसके हिसाब से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। For section and subsection, titles provide follow the template। So to do, describe any standard or typographical convention that were followed when writing the SRS, such as fonts or highlighting that have spatial significance। Sometimes it is useful to divide this section to several sections, whether it is formatting convention, naming convention, कुछ भी हो आपको ये इंक्लूड करना है, इनको मैनेज करना है। फिर है रेफरेंस एंड एक्नॉलेजमेंट। लिस्ट एनी डॉक्यूमेंट्स और वेब एड्रेस टू विच दिस SRS रेफर्स। जहां से भी आपने इसको रेफर किया है, कोई टर्म यूज किया है, कोई टेक्नोलॉजी यूज की है, उसको क्लियरली मेंशन करना है। दिस में इंक्लूड
यूजर इंटरफेस स्टाइल गाइड्स, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, whatever it is your use case document और vision and scope document, मतलब कुछ भी हो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जितने भी रेफरेंस, जितने भी एक्नॉलेजमेंट आपने यूज किए हैं उनको क्लियरली मेंशन करना है यहाँ पे। जितने भी रेफरेंस और एक्नॉलेजमेंट में आप किसी पर्सन को भी एक्नॉलेज कर सकते हैं, किसी ने आपकी हेल्प की है उसको, डॉक्यूमेंट कोई है उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा थोड़ा सा। सेकंड पेज आ रहा है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। यस सर। हाँ, कोई और भी जोड़ा है क्या? नहीं। सो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जिसमें प्रोडक्ट ओवरव्यू है। प्रोडक्ट ओवरव्यू, दिस डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट being specified in the SRS. For example, state whether this product is follow on member of product family. State, you can say that the condition, कोई भी डेवलपर, कोई भी डेवलपमेंट साइट का पर्सन जो इसमें इंक्लूड अपने आप को कर रहा है, a replacement for certain existing system और new self contained product। सेल्फ कंटेन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई पुराना रिसोर्सेस, यूजर की साइट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा पर्सनल विच विल बी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोसीजर, यू मस्ट इंक्लूड विद अ रिटन स्पेसिफिकेशन। तो ये भी हमको जब हम लोग एसआरएस बनाते हैं उस समय ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन भी इसमें रिटर्न में आ जाए, वर्बली उसको इंक्लूड नहीं करना है, रिटर्न में इंक्लूड करना है। इफ द एसआरएस डिफाइंस अ कंपोनेंट ऑफ लार्जर सिस्टम, relate the requirement of the larger system to the functionality of this software and also identify interfaces between the two. In this part, make sure include a simple diagram that shows the major component of the overall system, such system interconnection and external interfaces. So these are the diagrams जो कि हमने आपको ER डायग्राम बताया या DFD बताया या यूज केस खुद अपने में एक बहुत इफेक्टिव डायग्राम होता है जिसमें एक्टर या यूजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आपके यहाँ सीनियर्स की सिनॉप्सिस जमा हो रही है, बहुत सारे लोगों की हमने सिनॉप्सिस रिजेक्ट कर दी है, या उन्होंने जो प्रीवियस हमको समर ट्रेनिंग की फाइल सबमिट की थी वो बहुत लोगों की हमने रिजेक्ट कर दी थी, और जिन्होंने चेंजेस नहीं किए थे डेफिनेटली उनके नंबर भी बहुत कम हुए थे। लोगों के इंटरनल 20 में 8 भी मिले उनको, ये ध्यान रखिएगा। तो रीजन यही है कि यहाँ इन डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। ये डॉक्यूमेंट ही शो करेगा कि आपने अपना डेवलपमेंट जो भी टास्क है, समर ट्रेनिंग है, उसमें काम कितना लेवल का किया है। जितना अच्छा आप एसआरएस बना ले जाएंगे उतना ही ये ओन करेगा आपके अपने वर्क को, ये ध्यान रखना है, उतना ही ज्यादा ये इफेक्टिवली ओन करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, टू डू, इसमें आपको क्या करना है, प्रोवाइड एटलीस्ट 1 पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाटएवर डायग्राम you produce, whether it is ER diagram, whether it is DFD or use case diagram, must describe, इसके जितने भी components हैं, elements हैं, उनको जरूर describe करना है। This provide a general diagram that will illustrate how your product interacts with the environment and in what context it is being used. Diagram clearly एक portrait आपको दिखाएंगे, प्रोवाइड करेंगे
कि डिपेंडेंसीज कैसी है, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, जो भी आपने टेबल बना रही है उनका टेबल बनाने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रिपोर्ट किस तरह से वर्क कर रही है, but rather something that is used to illustrate the product at high level. You must include a effective design or the diagram. It is not necessary to use always formal diagram. इसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम होंगे जो थोड़े से आपके इनफॉर्मल होंगे, वेदर इट इज कोलैबोरेशन डायग्राम, एक्टिविटी चार्ट, सीक्वेंस चार्ट, या भी आपको अगर बताए जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लैब में। लेकिन इन सब में भी आपको डायग्राम जितने आप ज्यादा बना पाएंगे, हर डायग्राम का अपना अलग पर्पस है, हर डायग्राम अपने आप में मीनिंग रखता है। ये नहीं कि ईआर डायग्राम और डीएफडी और यूज केस बना लिया तो हमारा काम खत्म हो गया, या हमने कभी चूज करने लगे कि हम ईआर डायग्राम बनाए या डीएफडी बनाए। इसीलिए ईआर डायग्राम, डीएफडी और यूज केस ये कंपलसरी डायग्राम में आते हैं, और उसमें भी ईआर डायग्राम और डीएफडी तो 100% कंपलसरी है। यूज केस में कुछ लोग चॉइस दे देते हैं, लेकिन ईआर डायग्राम और डीएफडी 100% डायग्राम है। और जब डीएफडी की बात करते हैं तो 0 लेवल डायग्राम भी होता है और 1 लेवल, एटलीस्ट 1 लेवल डायग्राम होता है। ठीक है, फिर है आपका प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी। दिस समराइज द मेजर फंक्शन द प्रोडक्ट मस्ट परफॉर्म और मस्ट लेट द यूजर परफॉर्म। इट डिटेल्स will be provided in section 3, so only a high level summary is needed here, क्योंकि ये फर्दर डिटेल्ड में आगे हम सेक्शन 3 में करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत है सिर्फ इसकी समरी देने की। दिस कैन बी एट द लेवल गिवन इन द प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वहां पे हम इसको ज्यादा डिटेल में लिख सकते हैं। टू डू में क्या है, प्रोवाइड अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द मेजर फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। This is suggested all of you that in क्या कह सकते हैं, आप लिखने के बजाय कि उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं, instead of writing in paragraph, all are advised to write in the point wise, और इसमें कोई भी एक बुलेट का सिंबल यूज कर लीजिए, पॉइंट वाइज यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन constraints. This describe any items or issues that will limit the options available to the developers. These might include hardware limitations. Hardware limitations में आपके timing requirement है, memory requirement है, interfaces to other applications, specific technologies, whether you are dealing with the current technology or also you are going to help, या going to take the help support for other existence components written in other language, उनको भी मेंशन कर लेना है। Tools, database to be used, parallel operations, language requirements, communication protocols, security considerations, design conventions। अभी हम लोग डिजाइन जब बात करेंगे, 2 टाइप की डिजाइन होती है, टॉप डाउन और बॉटम अप, और तीसरी एक हाइब्रिड होती है जो कि कॉम्बिनेशन होता है टॉप डाउन और बॉटम अप का। तो कौन सी डिजाइन आपको ज्यादा इफेक्टिव होगी, डिजाइन के कन्वेंशंस कौन से होंगे, सिंबल्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, और डिजाइन कितना सिंपल रखना है। जब डिजाइन की हम बात करेंगे तो उसमें मॉड्यूल की डिपेंडेंसी होती है। सो फंक्शनल इंडिपेंडेंट इज द मेन कॉन्सेप्ट और द कॉन्स्टेंट। फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी इफेक्टिव मॉड्यूल कितना कैपेबल है आपकी नॉलेज को, आपके कह सकते हैं जो कंटेंट्स हैं उनको शो करने में, कितना इफेक्टिव है वो। ठीक है, उसमें कपलिंग होगा, कपलिंग में 2 मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि 2 मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि आपका कितना वो कैपेबल है और कहां तक आपको जरूरत पड़ रही है उनको कंबाइन करने की। ये भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है कि कितने लेवल तक आप उसको कंबाइन करते हैं, कहां जरूरत पड़ती है कपलिंग में। ठीक है, you can creative here to some degree. At minimum you need to identify that you must use the Comet method for software design and the UML modeling language. Make sure you provide a reference for both. I already told you we are uses
numbers of UML tools or languages to represent our design and implementation constraints. Next है assumption and dependencies. So list any assumed factor, even it opposed to no facts, but that could affect the requirement stated in the SRS. These could include third-party or commercial components that you plan to use, issues around the development or operating environment, or constraint. The project could be affected if these assumptions are incorrect or not shared or changed. So that's why all assumptions and dependencies must be included and also identified. Identification, any dependencies the project has an external factor, whether such as software component that you intended to reuse from another project. Already mentioned you कि जब भी कोई आप टेम्पलेट, इनबिल्ट टेम्पलेट या कोई टेम्पलेट जो आप लगातार यूज करते चले जा रहे हैं और फिर से रिक्वायरमेंट है उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करने की, तो वो भी आप डिफाइन कर दीजिए। ये ना कहिए कि नहीं ये हमारा जो है सो मोटिव लेकर के, सो मोटिव कॉज लेकर के या डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करके विदाउट एनी इंट्रोडक्शन हम उसको टेम्पलेट को यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे इट विल बी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ प्रोडक्ट और द मटेरियल। अननोन पर्सन जो भी ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक को पढ़ेगा, डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, तो वहां पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपने यूज उसको कर लिया है लेकिन उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है। टू डू में प्रोवाइड अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ सम मेजर एजेंडा दैट माइट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट योर डिजाइन। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपका एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है इसमें यूजर इंटरफेस that describe the logical characteristics of each interface between the software product and the user. For your code project, you only need to be concerned with the most important, या जो थर्मोस्टेट, अगर आपने डायग्राम कोई टर्म सुना हो, डायग्राम के एक्सप्लेन किया हो, जो कि मोबाइल कोई ऐप ना हो, ये आपकी एक वेबसाइट हो या प्रोडक्ट हो, it is avoidable to develop app by using these implications. जब आप ऐप डेवलप करते हैं तो वहां पे इतनी जरूरत नहीं होती है और देयर इज जो वेटेज है वो कम रहेगा हमेशा ऐप के लिए रादर देन एनी वेबसाइट और द प्रोडक्ट। So when it is also suggested you when you are going to do summer training and followed with a small project, and for your major project in 6th semester, avoid सीधे ऐप को आप कोशिश करिए अवॉइड करने की। बात समझ में आ रही है ऋतुराज? ऋतुराज ऋतुराज गौतम, ऋतुराज, ऋतुराज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। रत्नेश, यस सर। हाँ, ऐप नहीं बनाना है, ऐप को प्रिफर नहीं करना है, यस। ठीक है? यस यस। ऐप नहीं बनाना है, ऐप को प्रिफर नहीं करना है। गार्गी बहुत देर से ज्वाइन किया क्लास। ये सब कहां से अभी ज्वाइन कर रहे हैं? आकर्ष,
आकर्ष, गार्गी, गार्गी चली गई फिर से। आकर्ष, ये भी चले गए। चलिए जाने दीजिए। स्क्रीन आ गई, शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका जो हमने आपको बताया कि ऐप हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर है हार्डवेयर इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब हो गया यूजर इंटरेक्टिव पेज, कि आपका यूजर जिस पर्टिकुलर पेज से इंटरेक्ट करता है। तो ज्यादातर हम लोग को ऐप अवॉइड करना चाहिए और क्लियर जो पेज है वो बनाना चाहिए, यूजर इफेक्टिवली आपके सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाए। हार्डवेयर इंटरफेस, this describe the logical and physical characteristics of each interface between the software product and the hardware component of the system. This may include the supported device types, the nature of data, and control interaction between the software and the hardware. So whenever you are going to develop a software or the product, you must describe the hardware interfaces. PC कैसा होना चाहिए, हार्ड डिस्क की क्या रिक्वायरमेंट है, कैमरा जरूरी है कि नहीं जरूरी है, रैम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वेदर वी आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, आवर मेन टास्क इज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, बट आल्सो वी मस्ट अवेयर अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी काम हमारा ही है, तो ये भी हमें इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि फर्दर अगर हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर भी कंपेटेबल नहीं होगा और सोल्यूशन जो ऑप्टिमम है वो नहीं आप दे पाएंगे। टू डू लिस्ट में प्लीज प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर इंटरफेसेस। दिस कैन सिंपली बी अ लिस्ट ऑफ डिवाइसेस you must interact with this point. Software interfaces describe the connection between this product and other specific software components. Built-in component must be used. ठीक है, मोबाइल अगर ऐप बना रहे हैं तो आप सिंपल कमांड लिख सकते हैं। तो वी ऑलरेडी डिस्कार्ड द मोबाइल, हमने उसको ज्यादा प्रेफर भी नहीं किया, फोकस भी नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैप्चर द इंटेंडेड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। This behavior may be expressed service task or function the system that is required to perform. This section is the direct continuation of section जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, उनको ही और ज्यादा डिटेल में लिखना है। कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं जैसे F1 द सिस्टम शेल, फंक्शन रिक्वायरमेंट और फीचर 2, ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंड। फिर यूज केस मॉडल, प्रोवाइड अ यूज केस डायग्राम दैट विल इनकैप्सुलेट द एंटायर सिस्टम एंड ऑल एक्टर्स। यूज केस हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता भी दिया यूज केस कैसे बनाया जाता है, ये भी एग्जांपल बताया। यूज केस के साथ साथ यू मस्ट आल्सो इंक्लूड डीएफडी एंड ईआर डायग्राम। देयर इज एन ऑप्शन बिटवीन ईआर डायग्राम, डीएफडी एंड प्लस यूज केस। यूज केस डायग्राम आप बना देंगे तो आपको डीएफडी की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन ईआर डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। ईआर डायग्राम और डीएफडी आपने बनाया तो यूज केस मॉडल को स्किप कर सकते हैं। यूज केस में ऑलरेडी हमने आपको बताया ये ऑथर कौन है, पर्पस, रिक्वायरमेंट, ट्रेसेबिलिटी, प्रायोरिटी, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, एक्टर्स, एक्सटेंड्स, फ्लो ऑफ इवेंट्स, जिसमें बेसिक, अल्टरनेटिव और एक्सेप्शंस इंक्लूड, एंड whether there is any nodes or issues, जिसको हम लोग कहते हैं future issues, that you know or understand might arises, then it should be mentioned. ठीक है, यूज केस डायग्राम कोशिश करिए एक बनाइए, इन्होंने दो के ऑप्शन दिए, आप एक ही बनाइए। जैसे हमारा
जो लेवल डायग्राम होता है, ये 1 लेवल और 2 लेवल होता है, हम लोग यूज केस एक ही डायग्राम बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही में सब कुछ हो जाए, फर्दर हमको उसका डिप्लॉयमेंट या बाइफर्केशन ना करना पड़े, इनहेंसमेंट ना करना पड़े। अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसमें आपका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, there are performance requirement for the product under various circumstances, that is state them here and explain their reasonable to help the developer understand the intent and make suitable design choices. Safety and security requirements specify those requirements that are concerned with possible loss, damage or harm that could result from the user of the product. एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉमनली फेस भी आपने किया होगा और आपको लगेगा कि हाँ ये रियल लाइफ एग्जांपल है। सपोज करिए कि आपने कहीं कोई डेटा एंट्री की, फॉर्म में एंट्री की है, उसके बाद वहां पे ओके या सबमिट आपने बटन दबाया, योर सिस्टम इज स्लो या नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिला। यू डोंट गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम इमीडिएटली, वट एवर एक्सेप्ट बाई यू, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे वो नहीं मिला। तो ड्यू टू नॉन रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम, यू जस्ट क्लिक अगेन, फिर भी नहीं मिला तो फिर हमने और क्लिक कर दिया, बैक साइड में प्रोसेसिंग चल रही है। फाइनली आउटकम ये हुआ कि जब फर्दर हमने बंद करना, काम करना बंद कर दिया या क्लिक करना बंद कर दिया, तब तक हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज हो गई। मल्टीपल एंट्रीज यानी वी वांट टू ट्राई ओनली फेच द insert the one record, but due to the non-performance of the system, more than one record has been inserted into your database. ऐसा होता है, आप लोगों ने तो कभी फील किया है? प्रैक्टिकली आपने फील? तो उस केस में सेफ्टी पर्पस के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आपने सबमिट बटन दबाया, तो सबमिट ऑन क्लिक पे वो बटन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा अनटिल अनलेस कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस आपको नहीं मिलता है। अगर आपने अपने फॉर्म में अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि एक बार इवेंट फायर करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाए कि योर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड, या जो आपका बटन है वो डीएक्टिवेट होने के बाद थोड़े समय के बाद खुद से रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड या एक्टिवेट हो जाए, ये बिना मैसेज के भी डिसेबल हो जाए और फिर एक्टिवेट हो जाए, यानी वो आपको कुछ दिखे जरूर जो कि आपको शो हो कि हाँ सिस्टम आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। सो दीज आर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। एक बार क्लिक करने के बाद या तो आप उससे जो भी है ऑथेंटिकेशन ले लीजिए, थंब इंप्रेशन लगवा लीजिए या डीएक्टिवेट कर दीजिए। ये सिक्योरिटी पर्पस से भी जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो आपके सॉफ्टवेयर को यूज ना कर ले, उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है। सो इस तरह की रिक्वायरमेंट शुड बी आल्सो मेंशन इन द एसआरएस, जो कि आपको फर्दर इंप्लीमेंट करनी है। तो ये पहले ही अगर आप प्रॉब्लम से अवेयर होंगे, लिख लेंगे, तो आप इसको इजिली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई एनी एडिशनल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द प्रोडक्ट that will important to either customer or the developer। बहुत सारी क्वालिटीज हैं यहाँ पे, कुछ मेंशंस हैं, that is correctness, availability, adaptability, interoperability, maintainability, portability, reliability, reusability, robustness, testability। numbers of characteristics of software must be identified। ये सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ चाहे तो इसको देख लीजिए, समझ भी लीजिए। जितनी भी वर्च्यूज हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में एबिलिटी वर्ड लगा हुआ है, लगा देंगे तो वो उसकी एक क्वालिटी बन जाएगी, और ये सब एक सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। रिलायबिलिटी है या जो भी है, ये सब सेक्शन वाइज, चाहे आप देख भी रहे टू डू में 4.3.1, 4.3.2, इनको सेक्शंस वाइज आप एड्रेस कर दीजिए, क्योंकि 4.3 के वर्जन्स हैं, इसलिए 4.3.1, 4.3.2 इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अदर रिक्वायरमेंट इन दिस सेक्शन, दिस इज द ऑप्शनल, बट यू मस्ट मेंशन
whatever other requirement which you think that it is important, you mention here. Define any other requirement not covered elsewhere in the SRS. This might include database requirement, internationalization requirement, legal requirement, reuse objectives of the project or the for project, and so on, and any new section that are pertinent to that project आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ अपेंडिक्स लगेगा। अपेंडिक्स में बहुत सारे आपके डायग्राम होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग डायग्राम होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, यू मस्ट इंक्लूड। वो अपेंडिक्स ए में डेटा डिक्शनरी होगी। डेटा डिक्शनरी इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा, चाहे तो कहीं लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए कि डेटा के बारे में ही डेटा डेटा डिक्शनरी कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे हमने कोई भी टर्म लिखा और उसका डिक्शनरी में हम मीनिंग ही तो देखते हैं, वेदर इट इज हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश, हम उसका अपने कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ही सर्च करते हैं। जैसे किसी ने रिडंडेंसी वर्ड पढ़ा है अभी तक? डेटाबेस में रिडंडेंसी वर्ड आपने हो सकता सुन लिया। Yes, sir. रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? Yes, sir. डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी। तो अगर आप टेक्निकल टर्म में रिडंडेंट, क्योंकि जो ये डेटाबेस के लिए रिजर्व वर्ड है, जब आप डेटाबेस के बारे में कुछ भी लिखेंगे और आपको कहीं पे डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई करना होगा तो रिडंडेंसी वर्ड है। लेकिन रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेसी। हम लोग कहते हैं टू रिड्यूस द रिडंडेंसी वी मस्ट यूज नॉर्मलाइजेशन और डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। तो ये हमने अगर टर्म लिख दिया या हमने एक लाइन लिख दी, रिडंडेंसी का मतलब हो गया डुप्लीकेसी। तो ये डेटा के बारे में ही डेटा है, इसको हम लोग कहते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ही डेटा डिक्शनरी कहलाती है। तो जो भी आप लोग जो है ग्लोसरी देखते हैं या मीनिंग्स देखते हैं, या जो हमने आपको इस तरह का एग्जाम्पल बताया, टेबल ऑफ इंडेक्स देखते हैं, या टेबल ऑफ इंडेक्स में पेज नंबर से आप वापस चले जाते हैं, पीछे लिखा होता है इस पेज में ये वाला वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, दिस ऑल आर नोन एज डेटा डिक्शनरी। समझ रहे हैं? उसको ही हम लोग डेटा डिक्शनरी कहते हैं। और अपेंडिक्स बी भी कुछ लोग लगा लेते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे मीटिंग एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, ग्रुप मीटिंग्स हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग, उनके डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपने इसमें इंक्लोज कर दिए अगर, तो ये भी उसका एक पार्ट बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द IEEE फॉर्मेट। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आशीष गुप्ता क्यों बार बार ज्वाइन रीज्वाइन कर रही हूँ? अटेंडेंस सब लोग लिख दीजिए, mention your attendance into chat box। जो लोग यहाँ चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखेंगे उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी, क्लियर समझ लीजिए। अमन त्रिपाठी पढ़ाई चल रही है? यस सर। जल्दी से अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग। सर एक क्वेश्चन था। जी बताएं सर। तो ट्यूट में आपने क्वेश्चन दिया था एक एसआरएस से रिलेटेड की प्रोसीजर बताना है कि कैसे एसआरएस बनाते हैं बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सामने ही तो लिख दिया है। यस सर। सारे ही तो स्टेप हैं वो, ये जो मैंने आप ये वाला नोट दूंगा, यही स्टेप लिखे जाएंगे और ये स्टेप यही होंगे। इनको आप जो है इनको अपने हिसाब से शॉर्ट कर लीजिएगा। आपको जब बोला जाए कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट का या किसी का बनाना है तो उसको अपने अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने बताए हैं वही उसमें लिख दीजिए और एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस दैट ये वाला नोट जो है, इसीलिए मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको किस स्टेप्स में, हमने तो बताया वो आपने सुना, रिकॉर्डेड भी है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करेगा कि किस सेक्शन में आपको लिखना क्या है।
ये वही आंसर है। ओके और अगर कंस्ट्रक्शन पूछा जाए कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, क्वेश्चन भी देखिए कि क्या कितने नंबर का है, तो आपको वो सिर्फ हेडिंग लिखनी है, बिफोर आई गो थ्रू द डिटेल दिस पर्टिकुलर एसआर डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा मैंने कंटेंट्स लिखा हुआ है, कंटेंट्स लिखवा हाँ yes, sir. हुआ था, तो वो उसके कंस्ट्रक्ट्स थे कि ये पॉइंट्स हैं। और ये जो हमने दूसरा जो पढ़ा हुआ है, जो आपको बताया है, समझाया है, इसमें डिटेल में डिटेल था। तो दोनों ही तरह से अब आपको देखना है कि आपको लिखना क्या है और आंसर कैसे फ्रेम करना है। ओके सर। ठीक है, एंड करें हम मीटिंग। किसी की और सर कोई टेस्ट कोई टेस्ट वगैरह था? सर टेस्ट 2 आया था। टेस्ट था क्या? सर टेस्ट 2 आया है। देखिए उसमें कोई डॉक्यूमेंट है क्या? ये सर डॉक्यूमेंट यस सर। यस सर। Yes. हाँ सर। तो दे दीजिए। दे दिया सर। सर, टाइम टाइम तो चेंज 12 कर दीजिएगा बजे सर। तक था। हाँ हम देख लेंगे उसको, दे दीजिएगा। वो हमारा सीपी एक्टिविटीज है, ठीक है। यस Yes, sir. हाँ Yes, सीपी sir. एक्टिविटीज है। एक्चुअली मैं शेड्यूल कर देता हूँ तो वो आपके पास आता है, तभी आपको पता चलता है। इसको लिख करके और उसको अपलोड कर दीजिएगा, फोटो खींच के जल्दी जल्दी। टाइम में मैं मैनेज कर दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय मिलेगा नहीं। सर थोड़ा टाइम जी बढ़ा सर। दीजिएगा। सर जो कॉलेज आईडी मिली है सर, उससे क्लासरूम पे आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। मैंने आपसे एक बार बहुत अच्छे से बोला था कि मीटिंग हमारी इससे ज्वाइन कर लीजिए, बोला था कि नहीं बोला था? और वहां तो आप ज्वाइन है ही, ओके सर। है ना, यही एक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मीटिंग है हम शुरू से यहीं से ले रहे हैं। सर। आपकी आईडी नहीं बनी थी, तो मीटिंग इससे आप ज्वाइन करिए, क्लास से, क्लास हमारी इससे ज्वाइन करिए, और वहां तो आप ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो वहां की तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, जी सर। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।